समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बेसिकली जो लास्ट लेक्चर में देख रहे थे वो था डिटर्मिनेंट का टॉपिक कि आपके पास तीन लीनियर इक्वेशन हो तो आप उसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो जो क्रेमर रूल था मैं प्रीवियस लेक्चर में देखा, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम है, उसमें यदि हमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना हो तो हम जिस मेथड को यूज करेंगे वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स करना है मैट्रिक्स का प्रतिलोम लेना है, उसकी हेल्प से हमें करना होता है लीनियर इक्वेशन को सोल्व, रैखिक समीकरण को हल। तो आज हम जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स। अब कई बच्चे हो सकता है यहाँ सोच ले कि सर ने डिटर्मिनेंट चैप्टर तो पूरा कराया नहीं। तो बच्चों, जो भी आपके डिटर्मिनेंट में एनसीईआरटी में दी हुई है कई सारी चीजें, वो आपको मैट्रिक्स का यदि बेसिक पता है तो आप आगे सोल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम अब मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद जितना हमारा पूरा मैट्रिक्स चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में दोबारा जो डिटर्मिनेंट के हमारे टॉपिक छूटे हुए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि मैट्रिक्स होता क्या है, आव्यूह क्या होता है। तो ध्यान देना, हमने डिटर्मिनेंट देखा था कि उसमें कुछ एलिमेंट्स होते थे, सिमिलर वे में मैट्रिक्स में भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि मेरे पास mn अवयव है। मान लीजिए इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा एक बार देखना। mn अवयवों को m पंक्ति एवं n स्तंभों में व्यवस्थित करना। अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स इन m रोज एंड n कॉलम्स। कैसे? मेरे पास टोटल mn एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको मैं m पंक्ति और n रो में क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बच्चों? या तो ये वाला, ठीक है, या ये वाला, या ये वाला। बात एक ही है, आप मैट्रिक्स को किसी भी तीनों चीजों से किसी एक को यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान दो, हमने डिटर्मिनेंट जब देखा था सारणिक तो उसे इससे रिप्रेजेंट करते थे, हाँ कि ना? तो मैट्रिक्स हमारा ये हो गया। अब अगर इसका एग्जांपल लेना हो मैट्रिक्स को, जो मैंने ये लाइन लिखी, तो क्या लूंगा देखना। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास टोटल पंक्ति कितनी है, m, टोटल स्तंभ कितने हैं, n, m रोज है और n क्या है, कॉलम्स, और टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, mn। तो देखना, अगर मैं एक सारणिक लेता हूं, सॉरी आव्यूह लेता हूं, मैट्रिक्स लेता हूं, जब भी हम आगे सोल्व करेंगे, आगे यूज करेंगे मैट्रिक्स को, तो हम ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3। सिमिलर वे में ये हो गया, सॉरी a11 कर देता हूं, इसको 12 कर देता हूं, 13 कर देता हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a21, a22, a23। ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखते थे हम, पंक्ति, उसके बाद लिखते थे कॉलम, रो और कॉलम। तो ये रो हो गया कॉलम, मतलब पहले रो का पहला कॉलम, पहली रो का सेकंड कॉलम, पहली रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का पहला कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, हाँ कि ना? ध्यान दो, इसी प्रकार मैं लिखूंगा। अब कितनी पंक्ति है मेरे पास, m, इसका मतलब क्या लिख दूंगा, m पंक्ति का पहला कॉलम am1, m पंक्ति का दूसरा कॉलम, हाँ कि ना? m पंक्ति का तीसरा कॉलम। ठीक है, उसके बाद ये चलता जाएगा। अब ध्यान दो, मेरे पास स्तंभ कितने हैं, n, तो ये क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति का nवां स्तंभ, दूसरी पंक्ति का nवां स्तंभ, ऐसी प्रकार ये क्या है, mवीं पंक्ति, तो mवीं पंक्ति का nवां स्तंभ, हाँ कि ना? ये चीज क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स, जो कि क्या है, m तो उसमें पंक्तियां, देखो ये 1 पंक्ति, सेकंड पंक्ति, सिमिलर वे में m पंक्ति, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सिमिलर वे में n कॉलम। तो इसका ऑर्डर, क्रम क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? हमने देखा था जब डिटर्मिनेंट का क्रम आता था, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, तो क्या करते थे, पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो ध्यान दो, नंबर ऑफ रोज कितना है यहाँ पे, m, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर, क्रम हो गया ये मैट्रिक्स का। अब मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ये वाला 1204। तो ध्यान दो,
ये भी क्या एक मैट्रिक्स है। अब यदि इस मैट्रिक्स के मैं ऑर्डर की बात करूं, क्रम की बात करूं, तो इसका क्रम क्या होगा? हम जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या देखो 1 2, हाँ कि ना, कॉलम की संख्या देखो 1 2। तो यदि इसका मैं आपसे ऑर्डर पूछूं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2, हाँ कि ना। यदि मान लीजिए एक और मैं आपके सामने मैट्रिक्स लिखूं, लिख दिया मैंने 1 2 3 0 1 4, ठीक है। ध्यान दो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2, पंक्ति की संख्या 2, कॉलम स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्रम क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रोज गुणा नंबर ऑफ कॉलम, हाँ कि ना। अब ध्यान दो, मैंने क्या लिखा था? mn अवयव। तो देखो, यदि 2 क्रॉस 2 है तो 4 एलिमेंट होने चाहिए, गिन लो 1 2 3 4। 2 क्रॉस 3 कितना? 6 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यदि मैं किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर मैट्रिक्स, हाँ कि ना। तो देखो, m पंक्ति हो गई, n स्तंभ हो गए, तो ऑब्वियसली बात है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो कितने आएंगे? mn अवयव, mn एलिमेंट्स। ये बात सबको क्लियर है कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़े, चलिए। अब जो हमने डिटर्मिनेंट देखा था, सारणिक देखा था, सारणिक और सारणिक डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स अवयव में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो केवल और केवल हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकाल सकते हैं, वर्गाकार मैट्रिक्स की ही निकाल सकते हैं। ये जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर बताया था तो उसमें बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए? बराबर। इट मींस m बराबर n हो जाए, तो वो कैसा बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स। तो उसका मैं डिटरमिनेंट इजीली निकाल सकता हूं। क्लियर है? चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें मैं आपको लिखवा दूंगा। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है 6 विभिन्न अवयवों से कुल कितनी प्रकार की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? कुल कितनी प्रकार की मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? ठीक है। हाउ मेनी मैट्रिक्सेस कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 6 डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स यहां पे इंपॉर्टेंट है। अब इसके 2 मेथड देखेंगे, आप दोनों मेथड देख लीजिएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, पहला मेथड है फुल मेथड। ध्यान दो, कितने अवयव हैं हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। तो 6 है, हमने देखा था अभी कि m इंटू n होगा, वही उसके क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ कि ना। देखो, यदि मेरे पास 6 विभिन्न अवयव हैं, मेरे पास अवयव कितने हैं? 6। इसका मतलब इससे मैं जो मेरा मैट्रिक्स हो सकता है उसके ऑर्डर क्या क्या बना सकता हूं? देखना, एक मैट्रिक्स में बना सकता हूं 1 क्रॉस 6 ऑर्डर का, जिसमें नंबर ऑफ रोज हो जाएगी 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे? 6। या बना सकता हूं मैं 6 इंटू 1 का, हाँ कि ना। एक क्या बना सकता हूं मैं? 2 इंटू 3 का, और एक मैं बना सकता हूं 3 इंटू 2 का। देखो, सबके ऑर्डर क्या है? 1 गुणा 6, 6 गुणा 1, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2। यदि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं तो 6 6 6 6, 6 ही चाहिए हमें, हाँ कि ना। तो देखो, मान लीजिए मैं अब 1 इंटू 6 का जब मैं बनाता हूं क्या मैट्रिक्स, तो कैसा बनेगा? ऐसा ही तो बनेगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये मान लिया A, ये मान लिया B, C D E और F, ये मैंने मान लिया, ठीक है। एक क्या बन सकता था? 6 गुणा 1 का बनाता तो क्या बनता? यही तो बनता, A B C D E F, हाँ कि ना। यदि मैं 2 गुणा 3 का बनाता तो क्या बनता? A B C D E F। यदि मैं 3 गुणा 2 का बनाता तो क्या बनता? A B C D E F, हाँ कि ना। ये मैट्रिसेस बनते। अब हमसे पूछा है कि 6 विभिन्न अवयवों से कुल कितनी प्रकार की मैट्रिक्स में फॉर्म कर सकता हूं। तो ध्यान दो बच्चों, यहां उसने बोला है विभिन्न अवयवों। हम जानते हैं कि 5 डिफरेंट चीजों को जमाने के तरीके कितने होते हैं? फैक्टोरियल 5। आप ध्यान करो, आपने
परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर पढ़ा है क्लास 11th में, क्रमचय और संचय। तो उस चैप्टर में हम बात करते हैं जब भी हमें डिफरेंट चीजों का अरेंजमेंट करना होता है, उन्हें जमाना होता है, तो जो भी संख्या होती है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, एक फैक्टोरियल का चिन्ह लगा देते हैं। वो आगे आप क्लास 11th में मेरे चैप्टर में समझ सकते हैं। तो 5, ये क्या है, टोटल 6 नंबर है, डिफरेंट अवयव है, 6 डिफरेंट एलिमेंट से मैं कितने प्रकार का इनका अरेंजमेंट कर सकता हूं। अरेंजमेंट का मतलब क्या, देखना, मान लीजिए 3 नंबर होते, एक मान के चलू मैं, मेरे पास होता 1, 2, 3। इनको मैं कैसे कैसे जमा सकता हूं, देखना, 1, 2, 3, एक तो ये तरीका, एक तरीका क्या 1, 3, 2, एक तरीका क्या 2, 3, 1, हाँ कि ना। ऐसे और भी जमा सकता हूं मैं, देख लो, 2, 1, 3 हो गया एक तरीका, और क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 कर दिया मैंने, 1, 3, 2 कर दिया मैंने, 2, 3, 1 कर दिया, 2, 1, 3 कर दिया मैंने, और क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 3, 1, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। तो ये 6 कैसे आया, बेसिकली फैक्टोरियल 3 करने से। जब आप फैक्टोरियल 3 को सोल्व करते हैं तो वो आता है 6। तो ध्यान दो, अब हमारे पास यहां पे क्या है, टोटल 6 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो जब इनको मैं अरेंजमेंट करूंगा तो कितना तरीके से कर पाऊंगा, फैक्टोरियल 6 तरीके से। इनका भी मैं अरेंजमेंट कितना तरीके से कर सकता हूं, फैक्टोरियल 6 तरीके से। इनका भी अरेंजमेंट मैं फैक्टोरियल 6 तरीके से कर सकता हूं, इनका अरेंजमेंट भी मैं फैक्टोरियल 6 तरीके से कर सकता हूं। अब देखो, वो बोल रहा है कि कुल कितनी प्रकार की मैट्रिसेस बना जा सकती है। अब या तो ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है। जब भी हमारे पास चॉइसेस होती है तो परमुटेशन बोलता है कि एडिशन रूल आपको लगाना है। तो फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6, आंसर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6, आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। और फैक्टोरियल 6 क्या होता है बच्चों, ये होता है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यदि आपसे कोई पूछे फैक्टोरियल 5 क्या होता है, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, ये सोल्व कर ही सकते हैं। तो सिंपल सा एक तरीका है। अब इसकी हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं, देखना बच्चों, इतना पूरा करने की हमें जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे कहां पूछने के चांसेस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन केवल और केवल जेई मेन या कोई यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है, एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस की जो एग्जाम होती है प्राइवेट की, जैसे वीआईटी हो गया, श्रीराम हो गया, तो इन जो कॉलेज हैं या ये जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है और एक जेई मेन आपकी पूछ सकती है। तो आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल हमें मेथड नंबर 2 पे जाना है। मेथड नंबर 2 बोलता है शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक। ये क्या बोलता है, आपके जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स दे रखे हैं उनके आप फैक्टराइजेशन कर लें। हमारे पास अवयव कितने हैं, 6। अब इसका यदि फैक्टर करता हूं मैं तो क्या क्या बन सकता है, 1 गुणा 6, हाँ कि ना, यह एक बन सकता है 6 गुणा 1, एक बन सकता है 3 गुणा 2, एक बन सकता है 2 गुणा 3, यही तो बनेंगे, हाँ कि ना। तो देखो यहां पे जितना लिखा हुआ है, टोटल एलिमेंट्स तो कितने हैं, 6 ही तो हैं, जमाने तो 6 ही है। तो बेसिकली यहां कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6, 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 सबको जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल 6, हाँ कि ना। अब एक क्वेश्चन मान लो आपको मैंने दिया, सेम क्वेश्चन में चेंज करके बोल देता आपको कि 12 विभिन्न अवयवों को लेकर कुल कितनी प्रकार की मैट्रिसेस बनाई जा सकती है। हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 12 डिफरेंट एलिमेंट्स, आपको ये बोल देता। तो देखो सबसे बेटर तरीका सेकंड मेथड, क्या बोलता, 12 के फैक्टर करते क्या क्या आते, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 गुणा 6, 6 गुणा 2, 3 गुणा 4, 4 गुणा 3, हाँ कि ना, यही होता। अब हमें टोटल कितने करने हैं, 12 विभिन्न अवयव हैं। जब मैं उन्हें मैट्रिसेस में किसी भी फॉर्म में लिखूंगा तो उनका अरेंजमेंट मैं कैसे कर सकता हूं, फैक्टोरियल 12 तरीके से, और टोटल मैट्रिक्स में इतनी तरह की बना सकता हूं। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, कैसे हुआ, इसको मैं जमा सकता हूं फैक्टोरियल 12 तरीके से, इसको मैं फैक्टोरियल 12, इसको फैक्टोरियल 12, इसको फैक्टोरियल 12, इसको फैक्टोरियल 12, इसको फैक्टोरियल 12, तो सबको जोड़ूंगा तो 6 फैक्टोरियल 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल हमें सोल्व करना आता है। बड़े आगे, तो ये था आपका एक पैटर्न का क्वेश्चन जो आपके जेई मेन या किसी भी
ऑब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं आपके वहां आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की आव्यूह के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह के प्रकार। पहला कौन सा है इसमें बच्चों? पहला आता है हमारा पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब ध्यान दो, कभी भी जो टीचर होता है वो आव्यूह नहीं बोलता, जनरली मैट्रिक्स ही आता है, और हिंदी मीडियम वालों को भी मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो पढ़ेंगे वो मैट्रिक्स नाम से ही पढ़ेंगे, आप आव्यूह नाम से भी याद कर सकते हैं। तो पहला है हमारा रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। देखना ये क्या बोलता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल एक पंक्ति हो वो क्या हो जाएगा? रो मैट्रिक्स। तो ध्यान दो, रो मैट्रिक्स में केवल और केवल एक पंक्ति होती है, एक रो होती है। तो ध्यान दो, यहां हो गया हमारा, मैं सिंपल लिख देता हूं, सिंगल रो मैट्रिक्स, एक पंक्ति वाला मैट्रिक्स। पूरी डेफिनेशन से मतलब है नहीं। अब इसका यदि एग्जाम्पल लिखना हो तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखना बच्चों। एक मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं ये वाला 1 0 5। ठीक है, ये क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो 1 गुणा 3, ये भी क्या है? एक पंक्ति मैट्रिक्स का उदाहरण। यदि मैं ये लूं, ध्यान दो, ये एक मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का? 1 क्रॉस 1 का। क्योंकि मान लीजिए यह 4 ले लेता तो भी 1 क्रॉस 1 का होता, क्योंकि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या भी एक है और स्तंभों की संख्या भी एक है। हमें मतलब है केवल और केवल पंक्तियों की संख्या से। यदि पंक्तियों की संख्या 1 होगी तो मैं पक्की बात है उस मैट्रिक्स को कैसा बोल दूंगा? सिंगल रो मैट्रिक्स या सिंपल रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। हमें बेसिक मतलब है कि उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है। यदि पंक्तियों की संख्या 1 है तो सिंपल हमारा हो गया रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। अब जो हमें सेकंड वाला पढ़ना है वो है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। ये आव्यूह क्या बोलता है? आपको नाम से पता चल रहा हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल क्या हो? एक कॉलम हो। मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम। ठीक है, तो एक स्तंभ वाले जो भी मैट्रिक्स होंगे उनको क्या बोल देंगे हम? कॉलम मैट्रिक्स। मान लीजिए एग्जांपल हो गया मेरा 1 4 9 1 0 4 3 2। ये भी क्या है? सब कॉलम मैट्रिक्स के उदाहरण। क्योंकि यहां पे पंक्तियां कितनी होगी? 1 2 3 4 5, लेकिन कॉलम कितना है? 1। यहां पे क्या हो गया? 1 2 3, 3 हो गए हमारे पास रोज, कॉलम कितना हो गया? 1। और हमें मतलब किससे है? कॉलम से, हाँ कि ना? तो ये दोनों उदाहरण किसके हैं? कॉलम मैट्रिक्स के। यदि मैं बात करूं, मैं लिख देता 5। ये क्या है? 1 क्रॉस 1 का। तो ये वाला उदाहरण रो मैट्रिक्स में भी आप लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं। बेसिकली यदि हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें देखना है कि उसमें कॉलम 1 होना चाहिए, बस इतना सा। अगर रो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे केवल और केवल रो होनी चाहिए 1। यहां तक सबको क्लियर है? अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है शून्य मैट्रिक्स। तीसरा प्रकार शून्य आव्यूह या शून्य मैट्रिक्स, जिसको मैं बोल देता हूं जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट्स क्या हों? जीरो। अगर कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सभी के सभी एलिमेंट्स, सभी अवयव कैसे हों? जीरो, तो उस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। देखना, all elements will be zero, सभी अवयव कैसे होने चाहिए? जीरो। मान लीजिए मैं एग्जांपल लिखूं,
ये सब क्या है, आपके शून्य मैट्रिक्स के उदाहरण है। ये शून्य मैट्रिक्स के साथ साथ क्या क्या है, ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यहाँ पे रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। यदि इसका मैं आपको लिखता, इसका ऑर्डर क्या होगा तो क्या होता 1 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स में सभी अवयव जीरो होने चाहिए, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा फोर्थ आता है आयताकार मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ है आयताकार मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर। ठीक है, ध्यान दो, अभी हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी स्टैंडर्ड फॉर्म मैट्रिक्स, उसमें मैंने लिया था जो ऑर्डर था m क्रॉस n। तो यदि m n आपस में बराबर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यदि इक्वल नहीं है, तो वो सभी मैट्रिक्स किस टाइप के होंगे, आयताकार मैट्रिक्स। तो आयताकार मैट्रिक्स में m नॉट इक्वल्स टू n होता है। m क्या था, पंक्तियों की संख्या, n क्या था, स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ रो। ठीक है, अब यदि इसका एक एग्जांपल लेना हो मेरे को आयताकार मैट्रिक्स का, तो देखो 1 2 3 2 1 5, अगर इसका ऑर्डर लिखूं तो क्या है 2 क्रॉस 3। देखो नंबर ऑफ रोज अलग है, नंबर ऑफ कॉलम अलग है, तो ये क्या हो गया आयताकार मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आयताकार मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नंबर ऑफ रोज होती है नंबर ऑफ कॉलम से अलग होती है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अलग होती है। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है फिफ्थ वाला, वो है हमारा वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्गाकार मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है हमेशा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाती है, m बराबर n हो जाता है। अगर m बराबर n हो जाता है तो मैं वर्गाकार मैट्रिक्स का एक उदाहरण क्या लिख सकता हूं, मैंने लिख लिया 1 0 0 2। देखो ये नंबर ऑफ रोज कितनी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 2, तो ये किसका उदाहरण हो गया बेसिकली हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का। यदि एक और उदाहरण की बात करूं -1 2 0 3 1 5 2 9 7, देखो इसका ऑर्डर की बात करूं, इसके क्रम की बात करूं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी, पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या भी 3, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 3। और हम जानते हैं यदि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, m और n बराबर हो गए, तो वो कैसा हो जाएगा, वर्गाकार मैट्रिक्स हो जाएगा। अब स्पेशल पॉइंट डाल के हमें जो चीज लिखनी है वो इंपॉर्टेंट चीज यही है क्या, कि सारणिक का मान, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम केवल और केवल वर्गाकार मैट्रिक्स की ही निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए, मैंने वहां भी लिखवाया था। सारणिक का मान, या सिंपल लिखें वर्गाकार मैट्रिक्स का ही सारणिक निकाला जा सकता है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो हम केवल और केवल वर्गाकार मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। तो हमें जो सिक्स्थ वाला पढ़ना है वो है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स इंग्लिश क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान देना, विकर्ण मैट्रिक्स होती क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स की जब भी बात आएगी तो हमें सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई वर्गाकार मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो देखना क्या लिख रहा हूं मैं, लैंग्वेज पे फोकस करिए। एक वर्गाकार मैट्रिक्स
एक वर्गाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव कैसे होने चाहिए? शून्य होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है। इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, एक्सेप्ट मेन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोल रहा हूं मैं? देखना, सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए? वर्गाकार मैट्रिक्स। मान लो नंबर ऑफ रो ले रहा हूं 3, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने लेने पड़ेंगे? 3। क्या बोल रहा है? वर्गाकार मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव कैसे होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। मुख्य विकर्ण क्या होता है? यही तो होता है जिसमें i और j बराबर हो जाता है। ऐसे अवयव जिनके लिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाती है। तो मान लो यहां लिखता मैं 2, यहां लिखता मैं 0, यहां लिखता 0, 0, 5, 0, 0, 0, 1। देखो ये कौन सा एलिमेंट है? 1, 1। ये कौन सा है? 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। 3, 1 का मतलब क्या? थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। 3, 3 का मतलब क्या? थर्ड रो का थर्ड कॉलम। यही तो मतलब है। तो देखो मैंने क्या लिखा? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण क्या होता है? ये वाला जिसमें ith रो jth कॉलम के बराबर हो जाती है। 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो देखो रो बराबर है, कॉलम भी बराबर है। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर यदि शेष सभी अवयव कैसे हैं? शून्य, तो उस प्रकार के मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण आव्यूह। ये बात क्लियर है? अब यदि मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लिखता 2 क्रॉस 2 का, तो क्या हो जाता? यहां लिखता 1, यहां लिखता 0, यहां लिखता 0, यहां लिखता -2। देखो डायगोनल एलिमेंट्स हैं क्या? नहीं है। 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2 बिल्कुल है। और इन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सब एलिमेंट्स कितने हैं? 0। तो ये कैसा हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कैसा होता है? वर्गाकार। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा कैसे होंगे? बराबर। ये बात क्लियर है? अब एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें, जो विकर्ण मैट्रिक्स होता है, मैं पहले लिखवा देता हूं। एक विकर्ण मैट्रिक्स n क्रॉस n में शून्यों की संख्या होती है हमेशा n²-n। ये कोई छोटी मोटी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट एग्जाम में। तो एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसका मैंने ऑर्डर मान लिया n क्रॉस n। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने अलग अलग क्यों नहीं माना? तो ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि वो हमेशा कैसा होगा? वर्गाकार, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कैसे होंगे? बराबर। तो मैंने मान लिया कि उसका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस n। तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? n² - n। प्रूव करके देखते हैं। ये वाला जो विकर्ण मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इट मींस n की वैल्यू क्या हो गई? 2। रख के देखो 2 स्क्वायर 4, 4 - 2 कितना आता? 2। तो देखो 0, 2 ही तो आ रहे हैं। इसके बाद 3 वाले में चलते हैं। 3 के लिए जब मैं करता तो क्या आता है यहाँ पे? 3² - 3, 9 - 3 इट मींस 6। एक विकर्ण मैट्रिक्स n क्रॉस n में शून्यों की संख्या कितनी है? 6। और n क्या लिया हमने? 3। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैच कर रहा है। इसका मतलब आपको एक चीज याद रख लेनी है, या बिल्कुल याद नहीं रखनी। सबसे बेटर तरीका क्या? जब भी ऑप्शन में हमें देगा n² - n, n² - 1, n × n+1, जो भी ऑप्शन देगा हम फटाफट से 2 क्रॉस 2 का वही मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स बनाएंगे। हमें पता है कि 2 क्रॉस 2 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2। बस पुट करके देखेंगे n बराबर 2, जहां से हमें 2 मिल गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपने 3 का बना लिया तो n बराबर 3 से हमें जो ऑप्शन में 6 मिल गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान दो, स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है? अभी हमने देखा विकर्ण मैट्रिक्स होती क्या थी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा वर्गाकार मैट्रिक्स जिसके
मेन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सभी अवयव कैसे हों, 0। तो ध्यान दो, अदिश मैट्रिक्स में मैं क्या लिख रहा हूं डेफिनेशन, एक विकर्ण मैट्रिक्स, एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों, समान। ठीक है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हों, इक्वल हों। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अदिश मैट्रिक्स। देखना, तो अदिश मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं लिखूंगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें यह बात पता है कि ये वर्गाकार के लिए डिफाइन है, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स आर और विकर्ण मैट्रिक्स हम जानते हैं। तो विकर्ण मैट्रिक्स होता क्या था बच्चों, देखो यही तो होता था, यही होता था विकर्ण मैट्रिक्स की बात करूं तो ये होता था। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, अदिश मैट्रिक्स, एक विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो। तो यदि ये 1 है तो इसे भी 1 कर देता हूं, या इसे 4 कर दूं, इसे भी 4 कर दूं। ये मैंने 2 ले लिया तो इसे भी मैं 2 ले लूं और इसे भी मैं 2 ले लूं। अब ध्यान दो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम हुए क्या, नहीं हुए, हो गए। और ये हमें पता है कैसा है, विकर्ण मैट्रिक्स। क्या इसके डायगोनल एलिमेंट सेम हुए क्या, हो गए। तो इसका मतलब जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा उसके यदि डायगोनल एलिमेंट्स विकर्ण के अवयवों को मैं सेम बना दूं तो वो सब कैसे हो जाते हैं, अदिश मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ये बात सबको क्लियर हुई। चलिए, अब ये सिंपल बेसिक टाइप है, अब ये आपको पता होंगे तो आप आगे चीजें इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई या तत्समक मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी जिसे हम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक मैट्रिक्स। अभी हमने क्या देखा, अदिश मैट्रिक्स। तो अब इसको हम डेफिनेशन में आते हैं, ऐसा अदिश मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों। ध्यान दो, अदिश मैट्रिक्स क्या होता था, जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हो, समान। अब वो समान तो है लेकिन वो कैसे हैं, हमेशा 1। तो यदि वो 1 है तो हम बोल देंगे कि वो कैसा मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। एक और एग्जाम्पल लू मैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सबसे ज्यादा आपके जो मैट्रिक्स काम आने वाला है अब वो यही है। ध्यान से देख लीजिए, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का। यहां क्या है, 2 क्रॉस 2, यहां क्या है, 3 क्रॉस 3। तो इसे मैं जनरली बोल देता हूं I2। I2 का मतलब सेकंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे मैं बोल देता हूं जनरली I3। इसका मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने ध्यान दो, स्केलर मैट्रिक्स में अभी देखा था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। सेम वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या बोल रहे हैं कि वो जो स्केलर क्वांटिटी है वो हमेशा क्या कर दिया, हमने फिक्स कर दिया, और वो क्या होनी चाहिए, 1। तो हमने 1 कर दी, तो ये कैसा हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये बात क्लियर है। अब यदि मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, दोबारा सुनिए, हर एक, सभी इकाई या तत्समक मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो क्या यह सही है या गलत है, सोच के बताइए। मैंने क्या बोला कि सभी तत्समक या इकाई मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, इसमें हम जानते हैं कि इकाई मैट्रिक्स में सभी अवयव समान तो होते ही, लेकिन क्या होते हैं, 1। तो यार ये समान तो है ही ना, इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे, अदिश मैट्रिक्स। लेकिन क्या अदिश मैट्रिक्स
इकाई हो सकता है क्या? सभी स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हमने देखा था कि स्केलर मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि समान होने चाहिए, लेकिन एक कोई जरूरी नहीं हो या नहीं हो सकता है वो 2 2 2 कर देता, तो वो स्केलर तो था, लेकिन क्या यूनिट था क्या? नहीं था। इसका मतलब ध्यान दीजिए, सभी स्केलर मैट्रिक्स हमेशा यूनिट मैट्रिक्स हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सभी यूनिट मैट्रिक्स हमेशा स्केलर होंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। क्लियर है? बढ़े आगे, चल नेक्स्ट हमारे कौन कौन से मैट्रिक्स बचे हैं? 9th नंबर का बचा है हमारा व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाएगा यदि डिटर्मिनेंट ए क्या हो? नॉट इक्वल टू 0। एक ऐसा कोई मान लिया मैंने मैट्रिक्स है ए, और वो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है या नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है, मुझे चेक करना हो तो मैं क्या करूं? उसका डिटर्मिनेंट लूंगा। यदि वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मैं पक्की बात बोल दूंगा कि वो कैसा होगा? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। और ध्यान दो, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का ही प्रतिलोम संभव है। या आगे पढ़ेंगे प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। प्रतिलोम संभव है। प्रतिलोम क्या होता है? इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज पॉसिबल। ठीक है, केवल और केवल, ओनली एंड ओनली, ध्यान दीजिए, केवल यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, मतलब अशून्य हो गया, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो उसी मैट्रिक्स का हम क्या निकाल सकते हैं? इनवर्स, प्रतिलोम ले सकते हैं। बाकी किसी भी तरह के मैट्रिक्स का प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम बोल देंगे कि वो कैसा है? नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर का अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स। मान लीजिए मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है या नहीं है, सॉरी सिंगुलर, तो मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा यदि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो? 0। तो यदि किसी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोल दूंगा कि वो कैसा है? अव्युत्क्रमणीय या सिंगुलर मैट्रिक्स। इन प्रकार के मैट्रिक्सों का प्रतिलोम, इन प्रकार के मैट्रिक्सों का प्रतिलोम संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, इनवर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स कांट पॉसिबल। इन प्रकार के मैट्रिक्सों का हम इनवर्स कभी भी नहीं निकाल सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। लास्ट 2 मैट्रिक्स हमारे बचे हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स को मैं एक साथ बना देता हूं। यह है हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और नेक्स्ट है हमारा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इंग्लिश क्या हो जाएगी? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां हो जाएगा
लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान दो, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, यह कैसा होना चाहिए, वर्गाकार, हमेशा कैसा होना चाहिए, स्क्वायर या वर्गाकार मैट्रिक्स। ये स्क्वायर या वर्गाकार मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर मान लीजिए मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 3, ठीक है, वर्गाकार मैट्रिक्स है। अब जो इसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये मेन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके नीचे के, ध्यान दीजिएगा हमेशा, ऊपरी त्रिभुजाकार में ऊपरी में उल्टा होगा, नीचे में उल्टा होगा, मतलब जो आप सोच रहे हैं उससे उल्टा है। तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो क्या होता है, यदि मेन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के सभी अवयव क्या हो, 0, तो उसे हम बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल विकर्ण के अवयवों के नीचे वाले सभी अवयव कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यदि मैं लोअर ट्रायंगुलर की बात करूं तो देखना 1 4 5 2 3 1 0 0 0 मैंने बना दिया। अगर इसके मैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो कौन कौन से हैं, यही तो हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले यदि सभी एलिमेंट्स 0 हैं तो उसे मैं बोल दूंगा निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो यहां क्या आ जाएगा, मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों या मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उसे मैं क्या बोल दूंगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। तो ये था हमारा बेसिकली मैट्रिक्स के टाइप, जिसमें हमने 12 तरह के मैट्रिक्स देखे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका जेईई मेन या जेईई एडवांस का पेपर हो। तो यदि आपको ये चीजें पता है तो आप किसी भी मैट्रिक्स को आप इजीली समझ सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले लेक्चर में जो हमने टाइप पढ़े उसमें से भी क्या अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए फाइंड आउट कर सकता हूं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज को लाइक और शेयर कर दीजिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।